डाई नाइट्रोजन के बारे में जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको ट्रिक्स की हेल्प से कैसे याद रखें। ठीक है, तो अपने उसी फ्लो में चलेंगे कि पहले डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन और फिर डाई नाइट्रोजन की केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन, कि डाई नाइट्रोजन को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। ठीक है, बनाया कैसे जाता है। देखो, डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन के लिए जो रिएक्शंस हैं उनकी एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं कि पॉसिबल वाटर निकाल के एक फेमस मॉलिक्यूल निकाल दो। ठीक है, पॉसिबल वाटर निकाल के एक फेमस मॉलिक्यूल निकाल दो। अब इसको अप्लाई करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो पहली रिएक्शन है कि NH4Cl और NaNO2 की रिएक्शन कराई। ठीक है, NH4Cl और NaNO2 की रिएक्शन कराई। अब मैंने क्या बोला, पॉसिबल वाटर निकाल के एक फेमस मॉलिक्यूल निकाल दो। अब इसमें से, इस पूरे में से पॉसिबल वाटर निकाल देते हैं। अब पॉसिबल वाटर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, H2O। ठीक है, H2O चाहिए। अब इसमें देख लो कितने H2O निकल सकते हैं। देखो, हाइड्रोजन यहां पे है हमारे पास 4 और यहां ऑक्सीजन है 2 और कहीं पे हाइड्रोजन या ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, ये है 4 हाइड्रोजन, ये है 2 ऑक्सीजन। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल निकल सकते हैं, 2। ठीक है, अब देख लो बचा क्या। अब इसमें से हाइड्रोजन जो है वो वाटर में चले गए, तो बचा क्या, नाइट्रोजन और क्लोरीन। अब इसमें से जो ऑक्सीजन है वो वाटर में चले गए, बचा क्या, सोडियम और नाइट्रोजन। अब मैंने क्या बोला था ट्रिक में कि पॉसिबल वाटर निकाल के एक फेमस मॉलिक्यूल निकाल दो। अब देखो, इसमें से फेमस मॉलिक्यूल क्या निकल रहा है पूरे में से, इसमें से निकल रहा है NaCl। अब ये एक फेमस मॉलिक्यूल हो गया NaCl। तो बचा क्या हमारे पास, नाइट्रोजन, ये डाई नाइट्रोजन होगी। ठीक है, तो रिएक्शन क्या बन गई हमारे पास, NH4Cl प्लस NaNO2 की रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये सबसे पहले मिला ये वाटर और क्या मिला, NaCl और क्या मिला, डाई नाइट्रोजन। तो ये होगी डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन की पहली रिएक्शन। अब डाई नाइट्रोजन के प्रिपरेशन की फर्स्ट रिएक्शन हो गई। अब करते हैं सेकंड रिएक्शन, इसको हमने करना है हीट। अब देखो, सिंपल सी अपनी वही ट्रिक, पॉसिबल वाटर निकाल लो और एक फेमस मॉलिक्यूल निकाल दो। अब देखो, इसमें से पॉसिबल वाटर कितना निकल सकता है, हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 8 और ऑक्सीजन कितने, 7। बट हाइड्रोजन 8 है तो पॉसिबल वाटर कितना निकल सकता है, 4H2O। 4 इंटू 2 ये 8 हाइड्रोजन हो गए। मतलब यहां से सिर्फ हमारे 4 ऑक्सीजन जाएंगे, 3 बच जाएंगे। ठीक है, 4 ऑक्सीजन, 7 में से 4 ऑक्सीजन चले गए वाटर में और 3 बच गए। यहां 8 हाइड्रोजन थे, 8 के 8 चले गए यहां वाटर में। तो यहां हमारे पास बचा क्या क्या, देखो NH4 2 बार था, अब हाइड्रोजन तो चले गए वाटर में, तो बचा क्या, यहां पे 2 नाइट्रोजन बचे और यहां क्या बचा, Cr2O3। अब मैंने क्या बोला, पॉसिबल वाटर निकाल के एक फेमस मॉलिक्यूल निकाल दो। अब Cr2O3 एक फेमस मॉलिक्यूल है तो ये हमारे पास बन जाएगा डाई नाइट्रोजन। तो रिएक्शन क्या बन जाएगी, इसको अगर हम हीट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेंगे, 4 वाटर के मॉलिक्यूल प्लस ये हमारे पास बन गई डाई नाइट्रोजन, प्लस ये क्या हमारे पास एक हमारा फेमस मॉलिक्यूल ये है Cr2O3। ठीक है, सिंपल है। अब देखो, जो थर्ड रिएक्शन एनसीईआरटी में डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन के लिए दी है वो है बेरियम अजाइड को हीट कर दो। अब इसमें देखो, इस कंपाउंड में एक बेरियम है और एक नाइट्रोजन है। ठीक है, रिएक्टेंट में एक बेरियम है और एक नाइट्रोजन है। तो रिएक्टेंट में जो चीजें हैं वही तो हमें प्रोडक्ट में मिलेगी। सिंपली एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि इन दोनों को अलग कर दो, इन दोनों को अलग कर दो। ठीक है, बेरियम था, नाइट्रोजन था, इन दोनों को सिंपली अलग कर दिया, ये हमारे पास डाई नाइट्रोजन बन गई। तो ये सिंपली थर्ड रिएक्शन थी। अभी हमने कंप्लीट किया डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन वाला पार्ट और अब हम करेंगे डाई नाइट्रोजन की रिएक्शंस। डाई नाइट्रोजन की रिएक्शंस की ये 4 रिएक्शन एनसीईआरटी में दी हुई है और सिंपल सा फंडा है कि जो हमारे पास रिएक्टेंट है उसी को तो जोड़ तोड़ के हम प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, जो रिएक्टेंट है उसी से बना दो सिंपली प्रोडक्ट। ठीक है, देखो पहली रिएक्शन लिथियम है और नाइट्रोजन है तो इन्हीं को जोड़ के बना दिया हमने प्रोडक्ट लिथियम नाइट्राइड। ठीक है, यहां मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है तो इन्हीं को जोड़ के एक ही पॉसिबिलिटी बनती है। अगर रिएक्टेंट में हमारे पास ये दो हैं तो एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, इनको जोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है तो एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, अमोनिया।
नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड की एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, तो उसी को मिला के बना दो। ठीक है, सिंपल है। जो भी अमोनिया के बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है मैंने उसी से कुछ क्रिएट किया है, बस आपको थोड़ी देर वो देखना है। सिंपली एक एक रिएक्शन याद करवाने की गारंटी मेरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस ऑफ अमोनिया। तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे प्रिपरेशन, कि अमोनिया को हम बनाएंगे कैसे। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया कैसे करेंगे, तो इसका फर्स्ट मेथड है कि हम अमोनिया को प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम यूरिया। फ्रॉम यूरिया। अब इसको याद कैसे रखें, देखो हमें यूरिया का फॉर्मूला पता है, क्या होता है NH2CO और NH2, ये होता है यूरिया का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला को अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसा नहीं लग रहा कि 2 NH2 और 1 CO को जैसे बेड़ियों से बांधा हुआ है, जैसे कैद किया हुआ है जेल में। 2 NH2 और 1 CO को जैसे बेड़ियों से बांधा हुआ है। अब सिंपली हमें एक काम करना है कि ये जो बेड़ियां बंधी हुई है इनको खोलना है, और इनको खोलने के लिए हम सिंपली इस पे क्या करेंगे, सिंपली पानी डाल देंगे। पानी मतलब H2O। अब देखो ये बेड़ियां बंधी हुई थी, पानी डालने से क्या हुआ कि जो ये NH2 कैद था ये एक हाइड्रोजन को लेके बिल्कुल फ्री हो जाएगा अमोनिया बना के। ये NH2 इस हाइड्रोजन को लेके फ्री हो जाएगा अमोनिया बना के, और ये CO इस ऑक्सीजन को लेके फ्री हो जाएगा CO2 बना के। अब सिंपली हमने कुछ नहीं याद किया, सिर्फ इनको जेल से निकाला है। तो रिएक्शन क्या होगी कि अगर हम यूरिया में पानी मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के और 1 मॉलिक्यूल CO2 का। तो ये हमारी सिंपली रिएक्शन है, हमने अभी तक कुछ नहीं याद किया। ठीक है, तो ये तो हुआ फर्स्ट मेथड। अब करते हैं सेकंड मेथड। देखो सेकंड मेथड में क्या है, हम अमोनिया को बनाएंगे फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट्स। फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट्स, ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया, तो ये है सेकंड मेथड। अब देखो इसके नाम को देखो, इसके नाम में क्या है, अमोनियम। नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें अमोनिया कहीं छुपी हुई है। अमोनियम में अमोनिया छुपी हुई है। अब सिंपली इस अमोनियम से अमोनिया को निकालना है, तो निकालने कैसे, हम इस पे कुछ डाल देंगे। हम इस पे कुछ ऐसा डाल देंगे कि अमोनियम में जो अमोनिया छुपी हुई है वो बाहर आ जाए। तो हम इस पे क्या डाल देंगे, हम इस पे डाल देंगे सिंपली लेमन सोडा। ठीक है, सिंपल सी ट्रिक है कि अमोनियम में अमोनिया छुपी हुई है, हमने अमोनियम पे डाल दिया लेमन सोडा, तो वो अमोनिया बाहर आ जाएगी। अब लेमन सोडा का मतलब क्या है, लेमन से मेरा मतलब है लाइम, और सोडा से मतलब है मेरा कॉस्टिक सोडा। अब कितनी सिंपल ट्रिक है कि अगर हम अमोनियम सॉल्ट पे लाइम या कास्टिक सोडा डाल दें तो हमें क्या मिलेगी रिजल्ट में, हमें रिजल्ट में मिलेगी अमोनिया। तो ये सिंपल सी रिएक्शन होगी कि अमोनियम सोल्ट की रिएक्शन लाइम या कास्टिक सोडा के साथ करा दें तो हमें रिजल्ट में मिल जाएगी अमोनिया। ये सिंपल सी प्रोसेस है, आप एनसीईआरटी में जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड मेथड। अब करते हैं थर्ड तो सबसे सिंपल है, इसकी ट्रिक है सिंपल बहुत, हार्मोनियम मतलब ये क्या बोलता है, हार्मोनियम से हमें क्या याद आएगा, हर से हमें याद आएगा हेबर और मोनियम से याद आएगा हमें अमोनिया। मोनियम से याद आया अमोनिया, मतलब हेबर प्रोसेस का यूज होता है अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए। अब करते हैं अमोनिया की रिएक्शंस, कि अमोनिया रिएक्ट कैसे करेगा। देखो अमोनिया की रिएक्शंस को याद करने के लिए बहुत सिंपल ट्रिक है। अमोनिया को अज्यूम करो कि अमोनिया एक लड़की है। ठीक है, अमोनिया एक लड़की है और इस अमोनिया के पास, मतलब इस लड़की के पास शादी करने के लिए 2 ऑप्शन है, 2 लड़के हैं, और लड़कों को मैं बोल रहा हूं मेटल। ठीक है, अमोनिया एक लड़की है और इसके पास शादी के लिए 2 ऑप्शन है, मतलब 2 लड़के हैं, मतलब 2 मेटल हैं।
तो ये बहुत कंफ्यूज है कि इससे शादी करे कि इससे शादी करे, ठीक है। तो ये कंफ्यूज चल रही थी। तो एक दिन इसको कहीं से पता लगा कि इस वाले मेटल का किसी दूसरे के साथ चक्कर चल रहा है, किसी दूसरी लड़की के साथ चक्कर है। और किसके साथ चक्कर है इसका? सॉल्ट के साथ, ठीक है। इसको कहीं से पता चला कि इस लड़के का यानी इस मेटल का किसी सॉल्ट के साथ चक्कर चल रहा है। तो इसने इस मेटल को बोल दिया ओ सॉरी, मतलब इससे अब वो शादी नहीं कर सकती और इसके साथ बना लेगी क्या? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मतलब इससे शादी कर लेगी, ठीक है। इससे शादी कर लेगी, इसके साथ बना लेगी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सिंपल है। अमोनिया एक लड़की है जो कंफ्यूज है कि किससे शादी करे, पर उसको कहीं से पता चला कि इस वाले मेटल का यानी इस वाले लड़के का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। किसी के साथ चक्कर चल रहा है मतलब सोल्ट के साथ। तो उसने बोल दिया उसको ओ सॉरी और दूसरे मेटल के साथ यानी दूसरे लड़के के साथ शादी कर ली, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लिया। देखो अब ध्यान से सुनना, एक एक लाइन एनसीईआरटी की बताऊंगा। देखो अमोनिया जब मेटल्स के साथ रिएक्ट कर रही है या मेटल आयन बोल लो तो बनाएगी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ठीक है। और अमोनिया मेटल सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करती है तो उन मेटल के हाइड्रोक्साइड को प्रेसिपिटेट कर देगी। फिर से अमोनिया जब मेटल या मेटल आयंस के साथ रिएक्ट करती है तो बनाएगी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। और अमोनिया अगर मेटल सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करती है तो उन मेटल के हाइड्रोक्साइड को प्रेसिपिटेट कर देगी, ठीक है। अब जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाए अमोनिया ने मेटल्स के साथ, उसके ये एग्जांपल हैं। और अमोनिया ने जो मेटल सॉल्ट्स के साथ हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट किए उसके ये एग्जांपल हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके कलर्स बताओ। अब पूरा कंपाउंड तो हमें याद करना नहीं है, सिंपली इनका मेटल देख लेंगे और मेटल से इनका कलर याद कर लेंगे, ठीक है। Fe+3, Fe+3 होता है ब्राउन कलर का। तो सिंपल एक वर्ड याद रखना है, फाइबर। फाइबर, फाइबर के F से हमें याद आएगा Fe+3 और Br से हमें याद आएगा ब्राउन, ठीक है। देखो जिंक वाला कंपाउंड होता है व्हाइट कलर का। देखो जो बायो के बच्चे हैं वो तो इजीली समझ जाएंगे, पर जो बायो के नहीं है वो एक बार सिंपली गूगल पे जाके चेक करना, ठीक है। एक सेक्स डिटर्मिनेशन का टाइप होता है ZW। सेक्स डिटर्मिनेशन का टाइप होता है ZW। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है बायोलॉजी की, +2 की बायोलॉजी की एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि सेक्स डिटर्मिनेशन का टाइप है ZW। तो Z से हमारे पास आया जिंक और W से आया व्हाइट, मतलब जिंक वाला कंपाउंड हुआ व्हाइट कलर का। +3, ठीक है। नेक्स्ट कॉपर +2, Cu+2 होता है ब्लू कलर का। तो इसको कैसे याद रखना है? सिंपल एक वर्ड क्यूब। क्यूब, क्यूब में Cu से हमें याद आएगा कॉपर +2 और Be से हमें याद आएगा ब्लू। तो कॉपर +2 होता है ब्लू कलर का, ठीक है। अब है सिल्वर यानी Ag वाला कंपाउंड होता है कलरलेस। अब इसको कैसे याद रखें? सिंपली आज कोई उदास है, सिंपल सी ट्रिक है, आज कोई उदास है तो आज से आया Ag और उदास मतलब कलरलेस है, ठीक है। उदास मतलब कलरलेस है तो Ag हुआ कलरलेस, तो Ag वाला कंपाउंड हुआ कलरलेस। रिएक्शंस ऑफ नाइट्रिक एसिड। देखो नाइट्रिक एसिड की रिएक्शंस को मैं जिस फ्लो में बताऊंगा आपको उसी फ्लो में करना है, ठीक है। एनसीईआरटी की एक एक रिएक्शन को याद करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, बस जिस फ्लो में मैं चलूंगा आपको उसी फ्लो में चलना है। देखो नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन को सिंपली दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। नाइट्रिक एसिड की दो टाइप की रिएक्शन, एक तो मेटल्स के साथ और दूसरी नॉन मेटल्स के साथ। बिल्कुल आसान है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन चलेंगे। नाइट्रिक एसिड की दो टाइप की रिएक्शन, एक है मेटल्स के साथ और एक है नॉन मेटल्स के साथ। अब नॉन मेटल्स की छोटी सी रिएक्शन है तो पहले नॉन मेटल वाले पार्ट को निपटा देते हैं। देखो बहुत सिंपल है, जब भी नाइट्रिक एसिड किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो उसको उसके इक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ये अभी आप एग्जांपल देखोगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। नॉन मेटल को उसके पर्टिकुलर इक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। अब देखो मान लो आयोडीन के साथ अगर नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन हुई तो आयोडीन का इक एसिड आयोडिक एसिड, ठीक है। सल्फर के साथ अगर नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन हुई तो सल्फर का इक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड। फॉस्फोरस के साथ नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन हुई तो फॉस्फोरस का इक एसिड फॉस्फोरिक एसिड। तो सिंपली ऐसे ही करना है, नॉन मेटल को उसके पर्टिकुलर इक एसिड में कन्वर्ट कर देना है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया नॉन मेटल्स वाला पार्ट। अब हम चलते हैं अपने मेटल्स वाले पार्ट पे। अब मेटल्स की रिएक्शन में हमें 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलूंगा, आप भी इसी फ्लो में चलोगे तो पूरी एनसीईआरटी आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। देखो फर्स्ट पॉइंट है
कि नाइट्रिक एसिड नोबल मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करता। नाम से ही पता लग रहा है नोबल मेटल मतलब जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब नोबल मेटल्स कौन से हैं? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है गोल्ड एंड प्लेटिनम। अब इसमें याद नहीं करना, कॉमन सेंस है कि गोल्ड एंड प्लेटिनम के गहने बनते हैं, हमें पता है गोल्ड के और प्लेटिनम के गहने बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब अगर ये रिएक्ट करते होते तो मान लो आपने सोने की अंगूठी आज पहनी तो वो 1 महीने बाद रिएक्ट करके कुछ और ही बन गई, तो इसीलिए तो इनके गहने बनते हैं कि ये नोबल मेटल हैं, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो नोबल मेटल कौन से हो गए? गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो सिंपली हमें याद हो गया कि गोल्ड एंड प्लेटिनम के साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है कि नाइट्रिक एसिड ऐसे मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करेगा जो ऑक्साइड की फिल्म बना लेंगे। ठीक है, नाइट्रिक एसिड ऐसे मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करेगा जो ऑक्साइड की फिल्म बना लेंगे। अब फिल्म कौन बनाता है? अक्षय कुमार और करीना कपूर। ठीक है, फिल्म कौन बनाता है? ट्रिक है अपनी, फिल्म कौन बनाता है? अक्षय कुमार और करीना कपूर। अक्षय से हमें याद आया एल्यूमिनियम और करीना से हमें याद आया क्रोमियम। ठीक है, तो एल्यूमिनियम एंड क्रोमियम ऑक्साइड की फिल्म्स बना लेंगे, तो ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। और तीसरा पॉइंट है कॉपर एंड जिंक की रिएक्शन। कॉपर एंड जिंक की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ, इसको हम अलग से डिटेल में करते हैं। अब कॉपर एंड जिंक की रिएक्शन को कैसे याद रखें? देखो यहां हमारे पास 4 केस बनेंगे। हम दोनों की एक बार डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करा देंगे और एक बार कंसंट्रेटेड के साथ। ठीक है, तो हमारे पास 4 केस बन गए, कॉपर प्लस डाइल्यूट, कॉपर प्लस कंसंट्रेटेड, जिंक प्लस डाइल्यूट एंड जिंक प्लस कंसंट्रेटेड। अब देखो इनकी रिएक्शन में हम पहले वो चीजें निकाल लेते हैं जो चारों में कॉमन हो रही है, जो चारों रिएक्शन में कॉमन आ रही है। तो एक बात, सबसे पहली बात जो कॉमन है कि मेटल नाइट्रेट चारों में बनेगा। मेटल नाइट्रेट मतलब कॉपर वाले में बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट और जिंक वाले बन जाएगा जिंक नाइट्रेट। तो मेटल नाइट्रेट सब में हो गया कॉमन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। अब सेकंड पॉइंट, सब में वाटर निकाल दो, सब में वाटर निकाल दो, बाद में इसको बैलेंस करते रहना आप। सब में H2O 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 चारों में हो जाएगा। ठीक है, अब है सबसे क्रूशियल पॉइंट की तीसरा प्रोडक्ट चारों रिएक्शन में क्या बनेगा। अब देखो बहुत सिंपल है, जहां कंसंट्रेटेड वर्ड आ रहा है वहां पे फोकस करो। कंसंट्रेटेड मतलब आपने कंसंट्रेशन के साथ कुछ किया। आप कंसंट्रेशन के साथ कुछ भी करते हो तो वो बाद में आपको पैसा देती है। आप अभी पढ़ाई कर रहे हो पूरी कंसंट्रेशन के साथ, तो बाद में नोट ही नोट कमाओगे। ठीक है, कुछ भी आप कंसंट्रेशन से करोगे तो आपको बाद में नोट मिलेंगे। नोट मतलब NO2। तो जहां भी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड दिख गया, चाहे कॉपर हो या जिंक हो, आपका रिजल्ट होगा NO2 नोट। कंसंट्रेशन है तो नोट है NO2। ये तो क्लियर हो गया। अब कंसंट्रेटेड कंप्लीट हो गया, अब बचा डाइल्यूट है। तो डाइल्यूट में क्या करें? देखो कॉपर जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है NO, और जिंक जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है N2O। अब सिंपली नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है NO में और N2O में। NO में होगी +2, N2O में होगी +1। अब इसको कैसे याद रखें? देखो बहुत सिंपल है, हमारे पास जान, जिंदगी एक होती है। ठीक है, Zn जिंक से याद आएगा जिंदगी हमारे पास एक होती है, तो +1 मतलब N2O बनेगा जिंक के साथ और +2 यानी NO बनेगा कॉपर के साथ। अब पूरे की समरी कर लेते हैं। देखो हमने सबसे पहले मेटल नाइट्रेट सब में चारों में कॉमन निकाल लिए, फिर हमने पानी को कॉमन निकाल लिया, फिर हमने क्या किया था कि कंसंट्रेशन के साथ कुछ करेंगे तो हमें नोट ही नोट मिलेंगे, मतलब कंसंट्रेटेड जहां पे आ गया वहां पे NO2 फिक्स है। अब फिर हमने क्या किया कि जिंदगी एक होती है, तो जहां पे नाइट्रोजन की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आ गया जिंक में और +2 वाला आ गया कॉपर में। अब देखो लास्ट में एक छोटी सी ट्रिक। देखो नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए 2 प्रोसेस होती हैं, इनका डायरेक्ट नाम पूछ लिया जाता है तो हमें डायरेक्ट नाम याद रखना है। एक तो होती है ओस्टवाल्ड प्रोसेस, एक होती है बर्कलैंड आइड प्रोसेस। अब इनको कैसे याद रखें? देखो बहुत सिंपल सी ट्रिक है कि नाइट को बाहर ओस गिरती है, नाइट को बाहर ओस गिरती है मतलब रात को बाहर ओस गिरती है। देखो सिंपल सी बात है, घर में तो ओस गिरेगी नहीं, बाहर ही गिरेगी, और ओस रात को ही गिरती है। ठीक है, नाइट को बाहर ओस गिरती है, नाइट से आया नाइट्रिक एसिड, बाहर से आया बर्कलैंड आइड प्रोसेस और ओस से आया ओस्टवाल्ड प्रोसेस।